नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम विस्तार से बात जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। उसमें पहली और प्रमुख खबर है बांग्लादेश से जुड़ी, जहां घुसपैठियों में एसआईआर का डर इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बांग्लादेश जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो लगातार घुसपैठियों की इस बात से इनकार किया जाता था कि कोई घुसपैठिए नहीं पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब जब से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ये जो भीड़ है वो वहां पर इकट्ठी हो रही है। वहां की जो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, दिखाएंगे वो तस्वीरें आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप पीस प्लान को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है यूएन की तरफ से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इस पर अपनी सहमति जता दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन वहीं हमास की तरफ से कई सारी बातें कही जा रही हैं और इसका विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों हमास कर रहा है इसका विरोध, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी, जहां बच्चों को अब नहीं सताएगा परीक्षा का डर। जी हां, आईआईटी मद्रास की तरफ से ये एक बड़ा शोध किया गया है और इसमें किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों की करेगा मदद, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में जब से वोटर लिस्ट के एसआईआर करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, तब से राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर पर अब ऐसा नजारा दिखा जो हैरान करने वाला है। दरअसल घुसपैठ की सच्चाई को बार बार नकारा गया पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाने वाले लोगों की तादाद इस समय काफी ज्यादा बढ़ गई। अपने बोरिया बिस्तर लपेट करके वो वहां पर इकट्ठा हो रखे हैं बांग्लादेश जाने के लिए, जो कि पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से अभी तक रह रहे थे। दोनों देशों में अवैध रूप से सीमा पार करके आने जाने का यह सिलसिला पहले घुसपैठियों के अलावा अधिकतर तस्करों के बीच में होता था, पर अब लोगों की भारी भीड़ इस समय वहां नजर आ रही है। और कितनी बड़ी संख्या में ये लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, जो जीता जाता उदाहरण है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एसआईआर को लेकर बीएलओ के लिए निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। क्या है वो निर्देश, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल बॉर्डर की हैरान करने वाली ये तस्वीरें। तो जी हाँ, ये तस्वीरें इस समय देखने को मिली है बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये झुंड, जो कि पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर इस वक्त इकट्ठा हुआ है और काफी संख्या में ये लोग वहां रह रहे हैं। जब हमारी डीडी न्यूज की टीम वहां पर पहुंचती है तो टीम ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो ये भी पता लगा कि उनमें से एक बुजुर्ग के पास में आधार कार्ड तक मौजूद है। इसके साथ ही जब उनसे टीम ने बात की कि आखिर वो लोग कहाँ से हैं और कब से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, तो इसके बारे में इसको लेकर के उन्होंने बताया कि ये लोग काफी सालों से, कोई व्यक्ति 3 साल से रह रहा है, कोई 7 साल से रह रहा है, तो कोई 10 साल से पश्चिम बंगाल में शरण लिए हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जानकारी ये भी मिली कि वो लोग इतने सालों से वहां रह रहे थे, सुरक्षित रह रहे थे, लेकिन जब से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है तब से परेशानी उनके लिए कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और ऐसे में ये झुंड जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरीके से, कितनी संख्या में घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और अभी भी रह रहे हैं, छोटा मोटा काम वहां पर वो कर रहे हैं। और एसआईआर की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो इस वक्त हम सभी के सामने आ चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की काफी भीड़, जैसा कि हमने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया, साफ तौर पर वो दर्शाता है कि कितनी संख्या में घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में सुरक्षित रह रहे थे, आसरा लिए हुए थे। और अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद में बांग्लादेश वापस जाने की होड़ इन सभी के बीच में लग गई है। हालांकि जब डीडी न्यूज की टीम उनके पास पहुंचती है तो वो कैमरे से भी बचते हुए नजर आते हैं, कैमरे के आगे वो लोग नहीं आना चाहते। लेकिन जब कैमरे के पीछे से उनसे बात करी तो कई सारी चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि सालों से कोलकाता के उत्तर 24 परगना में वो लोग बसे हुए थे, वहां रह रहे थे, रोजगार कर रहे थे। कोई ईंट और भट्टे पर काम कर रहा था, तो कोई रैपिडो कार चला रहा था, कोई बाइक चला रहा था, यानी कि ड्राइवर बन के भी ये लोग काम कर रहे थे।
बांग्लादेश का जो सतखीरा जिला है वहां से ज्यादातर ये जो लोग हैं वो आए हुए हैं। कुछ लोग ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे और इसके साथ ही रैपिडो ड्राइवर की आड़ में भी ये घुसपैठिए पिछले कई दिनों से छिपे हुए थे। लेकिन जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानी बढ़ गई है और अब ये वापस बांग्लादेश जाने की फिराक में नजर आ रहे हैं और इसीलिए बॉर्डर पर इस तरीके का नजारा आज देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी समय सामने आ चुकी है। क्या है वो गाइडलाइन, वो आपको बताते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उसमें गाइडलाइन में कहा गया है कि आवेदक को एसआईआर फॉर्म में क्यूआर कोड हस्ताक्षर करना होगा। इसके साथ ही जो दूसरा आदेश है वो है कि गलत जानकारी पर उसे सुधारने के लिए आपको रेखांकित करना होगा अगर कोई भी गलत जानकारी उसमें है। हस्ताक्षर के लिए परिवार का कोई सदस्य भी इसमें हस्ताक्षर और मदद कर सकता है। इसमें एसआईआर फॉर्म की 2 प्रतियां आपको भरनी होगी और इन 2 प्रतियों में जो 2 कॉपियां हैं, एक आपके पास रहेगी और एक बीएलओ के पास में जाएगी। फोटो आपको लगाना है, फोटोग्राफ लगाना जो है वो वैकल्पिक है और वर्तमान तस्वीर हो ये भी इसमें कहा गया है कि वो तस्वीर जो वो आपकी हाल ही की होनी चाहिए। आवेदक को सही जानकारी देने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अगर आवेदक की कोई भी जानकारी अगर गलत नजर आती है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। साथ ही जो लोग मर चुके हैं, मृत हैं, स्थानांतरित हैं या फिर डुप्लीकेट मतदाताओं की जानकारी भी आपको इसके जरिए देनी होगी। बीएलओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और सत्यता की वो पुष्टि करेगा कि जिस व्यक्ति का ये फॉर्म है वो पूरी तरह से सही है। और गलत जानकारी देने पर कहीं ना कहीं बीएलओ के लिए भी दंडनीय सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। बीएलओ सत्यापन करेगा, गलत सत्यापन पर दंड उसको भी लगेगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो सभी जानकारी डिजिटल रूप से संरक्षित की जाएंगी, यानी कि डिजिटली रूप से सभी जानकारियों को रखा जाएगा। बिना जनगणना फॉर्म के लोग टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एसआईआर फॉर्म के लिए सहायक नंबर भी इसमें उपलब्ध है। तो सीधे तौर पर ये नई गाइडलाइंस इस समय जारी हुए, निर्देश हुए हैं, क्योंकि लगातार बीएलओ को लेकर के कई सारी चीजें इस वक्त सामने आ रही थी। लेकिन अब ये साफ कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि अगर किसी भी व्यक्ति के जो फॉर्म है उस पर अगर बीएलओ का हस्ताक्षर है तो सारी जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बंगाल बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है दिलीप घोष ने राज्य की टीएमसी सरकार पर एसआईआर विरोध के मुद्दे पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि खुद ममता बनर्जी भी एसआईआर फॉर्म भरेंगी, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश भी कर रही हैं। हालांकि आम जनता जो है वो पूरी तरह से इससे सचेत है। आपको सुनाते और क्या कुछ कहा उन्होंने। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ उसके पहले से टीएमसी ने कंट्रोवर्सी शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 99% लोगों के पास फॉर्म पहुंचा है। लोग फॉर्म भर के देंगे, ममता बनर्जी भी देंगी जो विरोध कर रही है। लेकिन फालतू का कंट्रोवर्सी करके राजनीति का रोटी सेकने का प्रयास हो रहा है। सामान्य जनता सचेत है, उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप ठीक से करेंगे। तो जब से ये एसआईआर का पूरा मुद्दा शुरू हुआ है तब से राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग की जो टीम है वो इस समय पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग की इस महीने की दूसरी समीक्षा यात्रा है, ये वहां जाकर के सभी जो बीएलओ हैं उनसे भी बात करेगी, आम लोगों से भी ये टीम बात करती हुई नजर आएगी। जहां चुनाव आयोग की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो भी जारी है और 21 नवंबर तक राज्य में ही ये टीम रहेगी, बीएलओ से बात करेगी सीधे तौर पर कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद में एसआईआर की स्थिति की पूरी समीक्षा ये चुनाव आयोग की ये टीम करने वाली है। 21 तारीख तक ये टीम यही रहेगी कोलकाता में, या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में। साथ ही पहले दौर की अगर हम बात करें तो उत्तर बंगाल के 3 जिलों की समीक्षा उस वक्त की गई थी टीम की तरफ से। फॉर्म वितरण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को अगर मतदाताओं की संख्या देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में मार्च 2026 तक एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी होने और इन चुनावों से पहले ही एसआईआर की ये पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी और ऐसी उम्मीद भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को आज की कुछ जो खास तस्वीरें हैं वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि बॉर्डर पर किस तरीके से घुसपैठियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में लगातार ये बात कही गई राजनीतिक दलों की तरफ से कि वहां पर कोई भी घुसपैठिए नहीं है, लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये जो तस्वीर आई है वो अपने आप में पूरी सच्चाई बयां करती है। सौरभ।
कृतिका एकदम सही बात बोली है आपने। इवन ये जो एसआईआर है, इस एसआईआर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एसआईआर का ऑब्जेक्टिव है कि वोटर लिस्ट से जो मृतक वोटर है, जो स्थानांतरित वोटर है और जो डुप्लीकेट वोटर है, उनको हटाया जाए। और साथ ही साथ जो इस देश के नहीं है वो इस देश के वोटर भी नहीं हो सकते। इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा है उसको एस्टेब्लिश करना है, उसको प्रतिष्ठित करना है। इस काम के करते दौरान जब ऐसा शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू होने के बाद भी काफी सारे बातें आ रही थी कि कहीं जगह से जो बांग्लादेशी है वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बातें थी और अभी तस्वीर सामने है। उत्तर 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, स्वरूप नगर, हकीमपुर सीमांत का ये इलाका है। और वहां पे देखा गया है कि बहुत सारे लोग जैसे जैसे इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उनको ये बात समझ में आ गया कि इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो उनको देखा गया कि वो जा रहे हैं। और ये सभी सात खीरे, बांग्लादेश के जो सात खीरे इलाका है वहां के बाशिंदा है, ऐसा ही उन लोगों का कहना है। कुछ लोगों ने बयान भी दिया है, ये माना भी है कि वो बांग्लादेश से आए थे और यहाँ पे 7-10 साल से यहाँ पे रह रहे थे यहाँ। लेकिन सवाल ये है, जो विपक्ष के जो नेता है, जो बीजेपी के, भाजपा के जो नेता है, वो जो सवाल उठा रहे हैं कि इनके पास आधार कार्ड भी है, तो ये आधार कार्ड उनको मिला कैसे? किसने उनको ये आधार कार्ड पाने में सहयोग किया है? कौन था वो व्यक्ति? वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति था? अगर वो पॉलिटिकल व्यक्ति था तो उनका आइडेंटिटी क्या था? ये एक बात है। दूसरी तरफ से जब ये सब बातें सामने आ रहे हैं तो चुनाव आयोग ने दो चीज किया है। एक, बीएलओ जो फॉर्म दे रहे हैं, जो सरकारी आधिकारिक है, उनको कहा गया है कि आप जो फॉर्म जो आ रहे हैं, अगर उसमें कोई डिजिटलाइज करने के बाद जो 1 महीने का वक्त रह जाएगा, अगर वहां पे देखा जाए कि ऐसा कोई कंप्लेन आ रहा है कि मृत वोटर का नाम भी ड्राफ्ट में है, स्थानांतरित वोटर का नाम भी ड्राफ्ट में है, डुप्लीकेट वोटर का नाम भी ड्राफ्ट में है, तब रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने उस इन्यूमरेशन फॉर्म में साइन किया था। बीएलओ का साइन भी डिजिटलाइज्ड होगा। तो कहीं हद तक बीएलओ रिस्पॉन्सिबल है, ये निर्वाचन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बीएलओ ये कहते हैं कि बीएलए का दबाव था, यानी बूथ लेवल एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि तृणमूल के बहुत सारे बीएलए हैं जो दबाव डाल रहे हैं, उल्टा आरोप भी है। अगर इस तरह सा कोई सिचुएशन होता है तो बीएलए उनको भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उन लोगों ने जो फॉर्म कलेक्ट करके दिया है उनका इंफॉर्मेशन वोटर्स ने डाले हैं और उनका हस्ताक्षर भी वोटर का ही है। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो कानून उनके लिए भी लागू है। ये बात स्पष्ट कर दिया गया है। और अभी जो दौरे हो गए, जैसे जैसे आपने शुरुआत में मेंशन किया, कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, साउथ 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, सभी जिलों में वो जाएंगे और यही मैसेज स्पष्ट करेंगे चुनाव आयोग के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को यूएन की मंजूरी यानी कि ग्रीन फ्लाई इस वक्त मिल चुकी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान वाले प्रस्ताव को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पास कर दिया है, हरी झंडी दे दी है। यूएन प्रस्ताव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा युद्ध खत्म करने की जो योजना है उसका समर्थन भी किया गया और साथ ही फिलिस्तीनी इलाके के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात करने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि यूएन के इस एक्शन पर हमास को काफी ऐतराज भी है और हमास ने इस गाजा पीस प्लान वाले प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल हमास का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा नहीं करता और गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण थोपने की कोशिश करता है। यही कारण है कि इसका फिलिस्तीनी लोग और प्रतिरोध गुट विरोध कर रहे हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पीस प्लान पर यूएन की मोहर।
तो जी हां, गाजा पीस प्लान को इस वक्त ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और यूएन की तरफ से मोहर लग चुकी है। यूएन ने ट्रंप के पीस प्लान को पूरी तरह से समय मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को कुल मिलाकर अभी तक 13 देशों का भी समर्थन इस प्रस्ताव को मिल चुका है। साथ ही चीन, रूस ने भी वोटिंग में, अगर हम देखें तो रूस ने हिस्सा ही नहीं लिया है इस वोटिंग में, और ऐसे में ट्रंप के पीस प्लान को मंजूरी जरूर मिल चुकी है। 20 सूत्रीय प्लान में कई सारे प्रमुख मुद्दों का भी जिक्र इसमें किया गया है। गाजा में संघर्ष विराम लागू करने पर सीधे तौर पर फोकस इस प्रस्ताव के अंदर है, और साथ ही भविष्य में, फ्यूचर में फिलिस्तीन राज्य का भी जिक्र इस प्रस्ताव में किया गया है। इसके साथ ही अगर कुल मिलाकर हम देखें तो इस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस प्रस्ताव की जब हम बात करते हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया कि गाजा में आईएसएफ की तैनाती की जाएगी। इजराइल, मिस्र, फिलिस्तीनी सेना मिलकर काम करेगी। इसमें सुरक्षा और सीमा पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उग्रवादियों को हथियार डालने पर भी मजबूर करना है। इसमें यह भी इस प्रस्ताव में इंक्लूड इसमें किया गया है, शामिल किया गया है। मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति भी जारी रहेगी, ये बात भी कही गई। इसके साथ ही ये तो बात रही गाजा की, लेकिन इसके साथ ही बोर्ड ऑफ पीस का भी गठन किया गया है। बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक अंतरिम प्रशासन बनाया जाएगा जो सीधे तौर पर बोर्ड 2027 के अंत तक काम करेगा, जो वहां की चीजें हैं उनको सुलझाने का काम करेगा। और इसमें कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही इस बोर्ड के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। गाजा में स्थिरता और पुनर्निर्माण पर भी सीधे तौर पर इस प्रस्ताव में फोकस रखा गया है। जो वहां पर नागरिक हैं अभी इस समय, उन नागरिकों की सुरक्षा और पुनर्वास पर भी प्राथमिकता है कि वहां पर जो लोग हैं जिनके घर उजड़ गए हैं, घर बार उजड़ गया है, उन पर भी सीधे तौर पर ध्यान दिया गया है, उनके परिवार पर ध्यान दिया गया है और उनको दोबारा से उस जगह पर बसाने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो बाकी अन्य देश हैं उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का इजराइल इस समय विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं हमास कह रहा है कि ट्रंप का पीस प्लान बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन वहीं इसके साथ ही अमेरिका की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम अमेरिका बता रहा है, क्योंकि ये प्रस्ताव खुद अमेरिका की तरफ से ही लाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। ताजा अपडेट सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर जो पीस प्लान है, गाजा पीस प्लान, इसको लेकर के यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तो मंजूरी मिल गई है, 13 देशों ने भी समर्थन कर दिया है, लेकिन हमास वो बिल्कुल भी इसको लेकर मानने को राजी नहीं है। इस प्रस्ताव का लगातार विरोध कर रहा है। अखिलेश, हाँ देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पीस प्लान है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अस्थायी सदस्य हैं और जिन्हें की वीटो प्राप्त है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो अमूमन अगर विवाद की स्थिति होती है तो वीटो प्लान वाले जो सदस्य हैं उसे वीटो कर देते हैं और उस प्लान पर फिर चर्चा ही होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य तो इस प्रस्ताव के साथ थे। अमेरिका ने यह प्रस्ताव पेश किया था और रूस और चीन जिन्हें वीटो प्राप्त है उन्होंने भाग ही नहीं लिया, मतलब उन्होंने अपने वीटो का उपयोग नहीं किया और वो एब्सटेन कर गए, मतलब उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया। उनका ये कहना था कि ये जो पीस प्लान है ये कैसे इंप्लीमेंट होगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति इस पे बन रही है कि जो गजा में जो स्थिति है उस स्थिति से उबरने की जरूरत है, और वो स्थिति से उबरने की जरूरत के साथ साथ इस बार प्लान में यह भी है कि पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में आगे बढ़ना है। अभी तक ये लग रहा था कि नेतन्याहू इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले नेतन्याहू के ऑफिस से एक बयान आया है कि नेतन्याहू इस पीस प्लान का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि इस प्लान से इस इलाके में और खास करके गजा में जो स्थिति है उस स्थिति से निपटने में और अब्राहम एकॉर्ड को लागू करने में सफलता मिलेगी। तो यह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अमूमन यह माना जाता है कि अगर नेतन्याहू कुछ अपना पांव अड़ाते हैं, वो इसमें कुछ व्यवधान डालते हैं तो निश्चित तौर पे एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने भी अब इसका समर्थन कर दिया। हमास की बात है, निश्चित तौर पे हमास को सामने होने की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गजा पर अभी तक जो रूल करता था वो हमास था। हमास के वहाँ सैनिक थे, हमास की वहाँ सुरक्षा थी और हमास का ही वहाँ एक तरीके से कहे कि सरकार थी। तो अब ये पूरा जो पीस प्लान है उसमें है कि हमास को पूरी तरह से डिसआर्म करना है, मतलब उसके पास कोई हथियार न रहे, इस बात की पूरी ताकीद करनी है। उसमें जो 2 बनाए गए हैं, बोर्ड ऑफ पीस और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स,
उस स्टेबिलाईजेशन फोर्स का काम होगा। डिसआर्मामेंट जो हमास का है और अन्य जो आतंकी ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, उन सारे ग्रुपों को डिसआर्मामेंट करना, और उसके बाद वो लोग गजा के बाद के एडमिनिस्ट्रेशन में, गजा के बाद के राजनीति में भाग लेने पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन हथियार के बल पे नहीं, हथियार के बल पे नहीं। तो अभी तक जितने देशों की प्रतिक्रिया आई है उन सारी प्रतिक्रियाओं में है कि सबने इसका स्वागत किया है, और जिस तरह की क्लिष्ट स्थिति थी उस क्लिष्ट स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक न एक प्रयास होना था। और जैसा कि लोगों का कहना था कि अगर केवल ट्रंप का प्लान रहेगा तो ये सफल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने प्रस्ताव डाला, अमेरिका ने ये प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो निश्चित तौर पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति वाला प्लान हो गया है, संयुक्त राष्ट्र का प्लान हो गया है, और इस संयुक्त राष्ट्र के प्लान में बोर्ड ऑफ पीस में कई अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जैसे टोनी ब्लेयर को इसके सदस्य के रूप में, बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य के रूप में शामिल है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां रहेंगी जो वहां पूरे पीस की स्थिति को ध्यान रखेंगी। तो अभी तक की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रतिक्रियाएं काफी सकारात्मक है, और यह इस बात की संभावना है कि आगे आने वाले दिनों में हमास भी किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल होने की राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में, वहां की गजा की मुख्य धारा की राजनीति में, और यहाँ तक कि रिकंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, काफी बड़ा काम है वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का, जिसको कि वर्ल्ड बैंक ट्रस्ट फंड से फंडिंग किया जाएगा, उसमें बहुत बड़ा काम है। और वहाँ जितने मकान ध्वस्त हुए हैं, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का खत्म हुआ है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने में काफी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की जरूरत होगी। कई अंतर्राष्ट्रीय जो इंजीनियर हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय काम करने वाले लोग हैं, ठेकेदार हैं। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि सीधे तौर पर देखिए तो जिन लोगों को, जो आम नागरिक है, जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस संघर्ष का, उनको वापस उस जगह पर बसाना एक इस पर सीधे तौर पर फोकस भी है और एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि अब बात करेंगे पढ़ाई करते समय टेंशन लेने वाले बच्चों की। दरअसल हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि ज्यादातर छात्र जो हैं वो एग्जाम स्ट्रेस या फिर चिंता से प्रभावित होते हैं, जिसका सीधा असर उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर पड़ता है। तो अब ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए अब खुशखबरी है, क्योंकि अब बच्चों को परीक्षा का जो डर है वो बिल्कुल नहीं सताएगा। जी हाँ, आईआईटी मद्रास की नई रिसर्च अब एग्जाम स्ट्रेस को कम करने का काम करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए छात्रों का तनाव रियल टाइम में पहचाना जाएगा, जिससे जो उनके टीचर्स हैं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ समय रहते ही छात्रों की वो मदद कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेंशन लेने के बाद में जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसका शिकार हो जाती हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन आखिर कैसे काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रेस को कैसे होगा कम, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बच्चों को नहीं सताएगा परीक्षा का डर। जी हाँ, अधिकतर छात्रों को एग्जाम का फियर होता है, डर होता है, चाहे वो बच्चे 10वीं के हो, 12वीं के हो, ग्रेजुएशन के हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, उनको काफी डर सताता है। चिंता या फिर अवसाद से भी बच्चे जो है ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में कई बार बच्चे चले जाते हैं, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स के सीधा परफॉर्मेंस पर इसका सीधा असर पड़ता है। उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ, उस पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अब परेशानियां जो है छात्र नहीं बता पाते, कई बार अपनी चीजों को वो शेयर नहीं कर पाते टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, या कोई और व्यक्ति है अपने फ्रेंड सर्कल में, वो इन चीजों को शेयर नहीं कर पाते, जो इस समय कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन आईआईटी मद्रास ने इस पर एक बड़ा काम किया है और इस तरह की दिक्कतों से निजात अब आगे आने वाले समय मिलेगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो छात्रों छात्राओं की, स्टूडेंट्स के हाव भाव को देकर उनकी मेंटल स्थिति को जान लेता है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी 81% भारतीय छात्र परीक्षा के तनाव से ग्रसित हैं। ये बात एनसीईआरटी की तरफ से कही गई है, क्योंकि 10वीं और 12वीं के एग्जाम की अगर हम देखें तो कई बार हमें इसमें नेगेटिव खबरें भी सामने आती हैं। शैक्षणिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव एग्जाम्स का पड़ता है, और ऐसे में बच्चा कितने नकारात्मक असर उस पर पड़ रहा है, इसको लेकर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बताएगा। आईआईटी मद्रास की जो नई रिसर्च है वो इस वक्त सामने आई है, जो सीधे तौर पर बच्चों का जो तनाव है उसको कम करने का काम करेगी, और ये नई तकनीक इस वक्त विकसित की गई है। सीधे तौर पर इसमें अगर हम देखें तो एग्जाम टाइम में स्ट्रेस इसके जरिए कम होगा। जो आपकी बॉडी से जो संकेत मिल रहे हैं, शारीरिक संकेत हैं, उनसे पहचान की जाएगी कि स्टूडेंट इस समय किसी और स्थिति में तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है।
और इसके साथ ही इस रिसर्च से अब छात्रों का जो डर है उसका पूरी जानकारी इस रिसर्च के जरिए मिल जाएगी। जो बिहेव चेंज होता है, बिहेवियरल ब्रेन रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में ये शोध प्रकाशित किया गया है और परीक्षा के समय दिल दिमाग के काम करने का जो तरीका है वो एकदम अलग होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और ऐसे में तनावग्रस्त छात्रों में अलग अलग ढंग से ये काम करता है और ऐसे में बच्चों पे इसका कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी जाता है और ऐसे में बच्चे कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाने चाहिए। तनाव प्रबंधन रणनीतियां विकसित करने में ये सीधे तौर पर हेल्प करेगा, सहायक होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से रियल टाइम में छात्रों की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी कि छात्र किस समय कितने स्ट्रेस में वो उस समय है। इसके साथ ही टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर्स को भी आगाह ये करेगा, अगर कोई भी छात्र कोई भी स्टूडेंट अगर इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो टीचर को वो पहले ही बता देगा। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी इसके जरिए जानकारी मिल जाएगी और साथ ही शोध से तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भी नई क्रांति कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ हमने देखा है, फिर चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो, चाहे 12वीं की परीक्षा हो या उसके बाद की जो पढ़ाइयां हैं। तो ऐसे में बच्चा किस समय किस स्थिति में है उस पर बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दिया जाए और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये इस मदद के जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि बच्चा किस समय किस स्थिति में है। और अगर डिप्रेशन के कहीं से भी संकेत मिलते हैं तो सीधे तौर पर डिप्रेशन के संकेत मिलने पर ही ये टीचर्स को भी आगाह करेगा और टीचर्स के साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी ये मैसेज जरूर देगा जिससे कि बच्चे को तनाव से मुक्त किया जा सके, उसका जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसको कम किया जा सके। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।